Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing some topics of basic electrical engineering. Our expert will guide you through the topics of DC circuits, AC circuits, transformers, electrical machines, power converters, and electrical installations. या फिर बीजेटी का एंड एक्सप्लेन द एक्टिव सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। ठीक है, तो बीजेटी का हमें क्या करना है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जब हमने एमीटर को कॉमन कर रखा है, यानी एमीटर को हमने ग्राउंडेड कर रखा है, उसी से हम एमीटर से रेफरेंस लेंगे, बेस का भी और कलेक्टर का भी हम रेफरेंस लेंगे। कॉमन एमीटर का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका ग्राफ प्लॉट करना है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम इनपुट साइड देखेंगे कैसे ग्राफ बिहेव कर रहा है और आउटपुट साइड भी देखेंगे। ठीक है, अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, वो है इनके रीजन ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो बीजेटी के या फिर ट्रांजिस्टर के मेनली 3 रीजन्स होते हैं ऑपरेशंस के। वो होते हैं, पहला होता है कट ऑफ, एक्टिव, सैचुरेशन रीजन। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है? ट्रांजिस्टर बायसिंग मतलब क्या हुआ कि आपने किसी ट्रांजिस्टर में यानी पीएनपी या फिर एनपीएन में आपने वोल्टेज अप्लाई कर दी, उसी को बोलते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग। द एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल डीसी वोल्टेज अक्रॉस द ट्रांजिस्टर टर्मिनल इज कॉल्ड बायसिंग। Each junction of a transistor may be forward bias or reverse bias independently। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर को एक डीसी से वोल्टेज का सप्लाई दिया और ये ट्रांजिस्टर में या तो पीएनपी टर्मिनल होते हैं, या तो पीएन फॉरवर्ड बायस में हो और एनपी रिवर्स बायस में हो, या फिर इंटरचेंजिंग, या फिर किसी में भी हम फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं। और उससे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट रीजन हमें मिलते हैं उससे। ठीक है, these are following 3 different ways of biasing a transistor, which is also known as modes of transistor operation। तो हमने क्या किया, बाइसिंग यानी वोल्टेज उसमें क्या दिया, कभी फॉरवर्ड दिया कभी रिवर्स दिया, और उसके हिसाब से हमारे पास रीजन आ गया। फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब हुआ कि जो पी पार्ट है उस पर हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, एन पार्ट जो है उस पर हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे। यानी अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो पी वाले टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज से बैटरी से जोड़ेंगे, और एन वाला जो टर्मिनल है उसको नेगेटिव पार्ट ऑफ वोल्टेज बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके 3 पार्ट थे। पहला है, मान चलो कि फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। ठीक है, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में क्या होता है हमारा कि एमीटर और बेस जो जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहेगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, मान के चलिए कि आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, एनपीएन। अब एन को मान लीजिए कि वो एमीटर है, पी को मान लीजिए कि वो बेस है, और एन को मान लीजिए कि वो कलेक्टर है। ठीक है, तो अब आपके माइंड में बन जाना चाहिए एनपीएन। ठीक है, अब क्या है कि एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड एक्टिव में क्या होता है कि जो एन और पी का जो टर्मिनल है उसको हमने फॉरवर्ड बायस कर रखा है, और कलेक्टर बेस को हमने रिवर्स बायस कर रखा है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि ईपी टर्मिनल को हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायस किया, और कलेक्टर बेस को हमने क्या किया, रिवर्स बायस किया। ठीक है, और सैचुरेशन रीजन में क्या करते हैं, एमीटर बेस को हम फॉरवर्ड बायस करेंगे और कलेक्टर बेस को भी फॉरवर्ड बायस करेंगे। ठीक है, और कट ऑफ रीजन में क्या करते हैं, कट ऑफ रीजन में दोनों को ही रिवर्स बायस कर देते हैं, यानी एमीटर बेस को जंक्शन को भी रिवर्स बायस कर दिया और कलेक्टर बेस जंक्शन को भी रिवर्स बायस कर दिया। ठीक है, सैचुरेशन के रीजन की एक खास बात है कि इन दिस मोड ऑफ ट्रांजिस्टर हैज अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ करंट। मतलब इस रीजन में क्या होता है कि वेरी लार्ज मतलब काफी ज्यादा इसमें वैल्यू ऑफ करंट रहती है। ठीक है, ये ऑपरेशन का ही रीजन होता है। द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन दिस मोड एंड व्हेन इट इज यूज्ड एज अ क्लोज स्विच। ठीक है, इसे हम एज अ क्लोज स्विच ट्रीट करते हैं, यानी जब हमारा ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो करे, यानी अगर स्विच ओपन है यानी करंट फ्लो करेगी ही नहीं, लेकिन अगर स्विच क्लोज है यानी करंट का फ्लो होता है। Here there is a large change in the collector current with a small change in VCE। ठीक है, तो हमने देखा कि जो कलेक्टर करंट है IC जो है उसमें काफी चेंज आता है अगर हम VCE को थोड़ा सा भी चेंज करें। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि इन दिस रीजन बोथ द जंक्शन आर रिवर्स बायस। ठीक है, आपको पता लगेगा रिवर्स बायस होते हैं,
यानी अगर मान के चलिए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एनपी को हमने रिवर्स बायस कर रखा है, यानी एन की जगह क्या रखा है, हमने पॉजिटिव टर्मिनल डाल रखा है और पी जगह हमने नेगेटिव टर्मिनल डाल रखा है। तो एनपी क्या है, एक डायोड ही होता है, एक डायोड के फॉर्म में। तो दोनों डायोड को भी कभी कंडक्ट करेंगे ही नहीं, यानी वो दोनों हमेशा रिवर्स बायस में रहेंगे। तो इन दिस मोड ट्रांजिस्टर हैज जीरो करंट, ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन दिस मोड व्हेन इट इज यूज्ड एज एन ओपन स्विच। तो हम कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर को कब यूज करेंगे, जब हमें ओपन स्विच की तरह ट्रीट करना हो, ठीक है। सिंस द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, द करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर फ्लोज फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर। अब क्या रिवर्स बायस में क्या होता है कि करंट जो होता है वो जब फ्लो जो करता है वो मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, ये आपने आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, वैसा मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। मेजॉरिटी कैरियर जैसे कि पी टाइप जो होते हैं उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हो गए, होल्स हो गए। एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब कट ऑफ रीजन में होगा, जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो किसके वजह से होगा, मेजॉरिटी कैरियर से करंट। यानी अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एन में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, पी में क्या होता है, होल्स। तो एन में जो करंट फ्लो करेगा वो किसके कारण फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। अब इसी से हमने क्या किया कि हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बना दिया, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा, कलेक्टर करंट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो हम जो कलेक्टर साइड को हम आउटपुट मानते हैं। जैसे कि हमने एमिट किया, एमिटर मतलब हमने करंट इंजेक्ट किया, एमिट किया और फिर कलेक्ट किया, तो यानी कलेक्ट किया यानी आउटपुट साइड में होगा। इसलिए वाई एक्सिस में हमारा क्या आएगा, कलेक्टर करंट आएगा आईसी इन मिली एम्पियर्स, और हमने उसमें वोल्टेज क्या प्रोड्यूस किया, वीसीई, यानी कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज हमने दिया। तो हम इसमें देखेंगे जैसे जैसे हम कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी हम आउटपुट के वेरिएबल्स को ही लेंगे, यानी हम आउटपुट का कलेक्टर, जैसे आउटपुट में क्या है, कलेक्टर है, और इसलिए आउटपुट का ही करंट लिया और आउटपुट का ही वोल्टेज दिया है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस फॉर्म में करंट बढ़ेगा, ठीक है। ये जो रीजन है शेडेड रीजन, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा व्हाइट में जो हो रखा है, ये वाला पूरा रीजन जो है वो हमारा एक्टिव रीजन है। और ये बीच का जहाँ पे जो करंट की वैल्यू होती है, हम कितना भी उसमें वोल्टेज उसमें बढ़ा दें फिर भी जो करंट की वैल्यू होती है निग्लिजिबल ही पड़ती है। तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, क्योंकि उस रीजन में क्या होता है, कट ऑफ रीजन है, यानी रिवर्स बायस्ड है, तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। और जो थोड़ी सी जो हल्की सी जो करंट फ्लो कर रही है वो किसकी वजह से है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से है, ठीक है। ये सब करंट किसके कारण है, ये सब मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। ये हमें एक ग्राफ है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में अगर आपको आए कि ट्रांजिस्टर का आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करिए तो आपको ये जो ग्राफ है उसको आपको ड्रॉ करना ही होगा, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आपके पास जब वोल्टेज है, करंट है, तो रेजिस्टेंस आप आराम से निकाल लेंगे। तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, डेल वीसी अपॉन डेल आईसी, ठीक है। तो ये डेल वीसी क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट। IB इक्वल टू, जब IB कॉन्स्टेंट, यानी जब हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई में नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं हुईगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा वोल्टेज अपॉन करंट होता है, ठीक है। तो ये IB इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या मतलब हुआ कि जब हमने बेस करंट को हमेशा कांस्टेंट रखा, बेस करंट को हमने फिक्स रखा, और फिर हमने वोल्टेज फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर को इंक्रीज किया, फिर हमने पाया कि कलेक्टर करंट कैसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब R0 का क्या इक्वेशन हो गया, डेल VC अपॉन डेल IC, जब हमारा IB कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा वैसे फॉर्मूला जो हो गया R0 का वो ये बस ये जो कलर्ड पार्ट है बस यही है फॉर्मूला, ठीक है। इसमें फिर करंट गेन कितना होता है, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर में क्या होता है, करंट गेन होता है, वोल्टेज गेन होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का मतलब हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें करंट गेन को डिनोट करते हैं बीटा से, ठीक है। तो बीटा डीसी क्या हो जाएगा हमारा, IC अपॉन IB व्हेन VC इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब हम रेशियो लेंगे कलेक्टर करंट का और बेस करंट का, कब लेंगे, जब हमारा VCE यानी
कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज हमारा कांस्टेंट हो। यानी मान के चलिए कि आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, वीसी को कांस्टेंट करके फिर देखा कि आईसी कितना आया, मान के चलिए 40 एम्पियर आया, 40 माइक्रो एम्पियर आया, 10 माइक्रो एम्पियर आया, कुछ भी आया, ठीक है। तो उन दोनों का रेशियो हम लेंगे तो उससे बीटा निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपने क्या किया कि VCE को आपने कर दिया 4 वोल्ट्स कर दिया, फिक्स कर दिया। अब 4 वोल्ट्स पे देखिए कितना आ रहा है आईसी आ रहा है 20 के अप्रॉक्स आ रहा है, 20 मिली एम्पियर के अप्रॉक्स। और उस समय हमारा वो क्या है, IB क्या है, IB हमारा 80 माइक्रो एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर अपॉन 80 माइक्रो एम्पियर होगा, तो वो हो जाएगा आपका बीटा, जो कि करंट गेन होगा। तो करंट गेन की वैल्यू जो होगी वो अराउंड 100 to 100 से अराउंड रेंज में होती, 100 के रेंज में होती है। जब AC आ गया हमारा बीटा AC, वो आ गया चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट, जब हमारा VCE जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब आते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ ग्राफ ऑफ इनपुट IB वर्सेस इनपुट वोल्टेज VBE एट अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VCE, ठीक है। तो हमने क्या किया, y एक्सिस में बेस करंट को रखा, x एक्सिस में बेस टू एमीटर वोल्टेज को रखा, और हमने ग्राफ प्लॉट किया। कब कैसे किया, जब हमने आउटपुट जो हमारा VCS को हमने कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो सिमिलर बनेगा जैसा कि हमारा फॉरवर्ड बायस डायोड का होता है, ठीक है। इट्स रिजेंबल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड। द इनपुट करंट IB increases as the input voltage VBE increases for a fixed value of VCE, ठीक है। तो क्या होता है कि जो IB की वैल्यू होती है वो VBE जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो इंक्रीज करता है, ठीक है। अब है एज अ रिवर्स बायस वोल्टेज VCE increases, डिप्लीशन रीजन इन द कलेक्टर बेस जंक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो है अगर वो रिवर्स बायस में हो रखा है कोई टर्मिनल, जैसे कि एमीटर बेस कलेक्टर, तो कलेक्टर और बेस हमारा रिवर्स बायस में होता है एक्टिव रीजन में, ठीक है। तो अगर रिवर्स बायस में है तो उससे क्या होता है कि उसका इसमें डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाता है, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। उस डिप्लीशन लेयर से क्या होता है कि जो बेस का जो विड्थ होता है ना, कि वो कम हो जाता है। उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं अर्ली इफेक्ट, ठीक है। हेंस the width of the base available for the conduction decreases, hence IB decreases due to early effect and the graph shifts towards x-axis, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ग्राफ है हमारा थोड़ा और x-axis की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी देखिए इसमें हमने VCE 0 वोल्ट किया, 10 वोल्ट किया, 20 वोल्ट किया, तो हम अगर जैसे कम इसमें वो आउटपुट का कम कर रहे हैं, यानी VCE का जो वोल्टेज हम कर रहे हैं वैसे वैसे ये ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आपने एक कर्व बना लिया IB वर्सेस VBE का कर्व, y एक्सिस में क्या है आपका बेस करंट है, x एक्सिस में क्या है आपका बेस टू एमीटर वोल्टेज है, ठीक है। ये क्या है, इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। ये वाला कर्व कब बना, जब हमने VCE को 0 पुट किया। ये वाला कर्व कब बना, जब हमने VCE को 20 वोल्ट पुट किया, ठीक है। अब है कि डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है। जब भी टर्म डायनेमिक आए मतलब हुआ कि चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो चेंज इन बेस करंट से कितना चेंज इन बेस टू एमीटर वोल्टेज आएगा उसे हम बोलेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस। जब हमारा आउटपुट, यानी आउटपुट क्या है हमारा, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये हमने ये कर लिया, लेकिन इसमें हमें एक ओवरव्यू आना चाहिए कि अगर आपको मेन पॉइंट्स आना चाहिए कि अगर आपके पास एक सवाल आए और आपको शॉर्ट में लिखना हो या फिर आपके माइंड में कुछ बातें होनी चाहिए, जैसे कि आपको क्या करना है, इनपुट और आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट के पैरामीटर्स होंगे। y एक्सिस में पहले आपको देखना होगा कि y एक्सिस में क्या होगा, x एक्सिस में क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो उसके रीजन्स कितने होते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं तो उसके 3 रीजन होते हैं, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। उन तीनों रीजन में कौन कौन रिवर्स बायस में होंगे, कौन कौन फॉरवर्ड बायस में होंगे। जैसे एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, कभी किसी में रिवर्स बायस में है, ये आपको याद रखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है ग्राफ याद रखना होगा कि कलेक्टर करंट जो है वो y एक्सिस पे आएगा और जो कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज है वो x एक्सिस पे आएगा। और ये रहा इसका सैचुरेशन रीजन, ये है इसका एक्टिव रीजन, ये है इसका कट ऑफ रीजन, ठीक है। तो ये हो गया ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में यही सेम चीज आपको याद रखना पड़ेगा,
उसमें ज़्यादा रीजन्स होते नहीं है, उसमें कोई भी रीजन नहीं है, बस उसमें ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वाई एक्सिस में इसका ग्राफ में बेस करंट होगा और एक्स एक्सिस में इसका क्या होगा, VBE होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम VC की वोल्टेज हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे वो जो ग्राफ जो है एक्स एक्स की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द स्विच फ्यूज यूनिट्स ELCB एंड MCCB, ठीक है। तो स्विच फ्यूज यूनिट क्या होता है? तो स्विच फ्यूज यूनिट इज अ कॉम्पैक्ट कॉम्बिनेशन जनरली मेटल एनक्लोज्ड ऑफ अ स्विच एंड अ फ्यूज। तो इसमें क्या होता है कि एक मेटल होती है, इसमें जो वायर है निक्रोम होती है और भी काफी सारे मेटल हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पतली सी एकदम छोटी सी लाइन होती है, ठीक है, उसको हम ग्लास के केस में कवर कर देते हैं या फिर किसी किसी केस में हम मेटल से कवर कर देते हैं, किसी किसी में केस में हम कवर भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी वाइडली यूज्ड फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज, यानी इस SFU को जो हम यूज करेंगे 230-400 वोल्ट के आसपास, ठीक है। अब इसकी जो रेटिंग्स होगी वो कैसे होगी, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर, 400, 800 एम्पियर, ऐसे इनकी इसकी रेटिंग्स होगी। और स्विच फ्यूज यूनिट्स आर अवेलेबल एज 3 पोल 4 पोल यूनिट्स। तो क्या होता है कि हमें कहीं किसी जगह यूज करना है, ठीक है, मान के चलिए कि हमें चाहिए इसका करंट की कैपेसिटी चाहिए 90 एम्पियर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 पोल लगा देंगे तो 30 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से स्विच फ्यूज का जो यूनिट आता है वो कभी 3 पोल टाइप में भी आता है, 4 पोल यूनिट्स में भी आता है। दे आर डेवलप्ड फॉर मेकिंग कैपेसिटीज अप टू 46 किलो एम्पियर, यानी उसका जो कैपेसिटी मैक्सिमम जो होल्ड करेगा करंट का वो होगा 46 किलो एम्पियर, ठीक है। दे कैन सेफली ब्रेक डिपेंडिंग अपॉन रेटिंग्स करंट ऑफ द ऑर्डर 3 times द लोड करंट, ठीक है। सेफली ब्रेक यानी वो जो उसकी जो एक मेटल वायर होती है वो आराम से ब्रेक हो जाती है, यानी फ्यूज हो जाती है जब भी जो आपका लोड करंट है वो 3 times रेटेड करंट हो जाता है, ठीक है। यानी आपके पास अगर लोड घर में एक एम्पियर चल रहा है तो अगर 3 एम्पियर करंट आएगी तो अपने आप ही वो फ्यूज को ब्रेक कर देगा और आपके घर में लाइट चली जाएगी, ठीक है। स्विच फ्यूज यूनिट्स कैन बी इंस्टॉल्ड एंड ऑन मेटल क्लैड स्विच गियर, ठीक है। तो जो स्विच फ्यूज जो यूनिट्स हैं इसको हम एक मेटल क्लैड का स्विच गियर यानी एक बॉक्स टाइप का आता है उसके अंदर हम इसको लगाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर पे, ठीक है। तो ELCB सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाउस होल्ड के लिए, ठीक है। अगर आपके घर में नहीं लगाया तो आप इसको लगवाइए, काफी इसका यूजफुल है ताकि काफी हमें शॉक से बचाता है, ठीक है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन विथ हाई अर्थ इम्पिडेंस टू प्रिवेंट शॉक, ठीक है। तो ये वहाँ यूज होता है, मैक्सिमम घर में ही यूज होता है क्योंकि वहाँ पे जो अर्थ इम्पिडेंस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि हम जो अर्थिंग घर कराते हैं वो वाटर लेवल तक नहीं कराते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारा अर्थ इम्पिडेंस ज्यादा होता है, इसी कारण शॉक लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हम ELCB यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इट डिटेक्ट स्मॉल स्ट्रे वोल्टेजेस, स्ट्रे वोल्टेज मतलब कि जो लीकेज वोल्टेज है उसको डिटेक्ट करेगा ऑन द मेटल इनक्लोजर्स ऑफ इक्विपमेंट्स। मान के लिए आप प्रेस यूज कर रहे हैं, उसमें कोई से भी वायर आपकी कट गई, उससे क्या होता है करंट फ्लो कर जाता है उसके आउटर बॉडी में, तो उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। एंड इंटरप्ट द सर्किट इफ अ डेंजरस वोल्टेज इज डिटेक्टेड, या फिर कोई भी तार है उससे कोई भी टर्मिनल कोई मेटल सर्किट जो है वो टच हो रहा है, जिससे कि एक छोटा सा वोल्टेज जनरेट हो गया, इस चीज को भी वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब ELCB जो है इट डिटेक्ट्स द फॉल्ट करंट फ्रॉम लाइव टू ग्राउंड वायर विद इन द इंस्टॉलेशन इट प्रोटेक्ट्स। ये क्या करता है कि लाइव वायर से, यानी जो फेज और न्यूट्रल जो होता है, यानी जो भी आपकी लाइव वायर है वहां से ग्राउंड तक जो पूरा नेटवर्क है सबको ये सेफली कवर करता है, ठीक है। एंड ELCB is a specialized type of latching relay that has a building's incoming mains power connected through its switching contact so that ELCB disconnects the power when the earth leakage is detected, ठीक है। तो ELCB में क्या होता है, लैचिंग रिले क्या होता है, रिले होता है एक सेंसिंग यूनिट, ठीक है। सेंसिंग यूनिट करता है, रिले पहले सेंस करता है, फिर सर्किट ब्रेकर को बोलता है चलो आप कॉन्टैक्ट जो है उसको रिमूव कर लो, तो ठीक है। सर्किट ब्रेकर और रिले में यही अंतर होता है। तो इसमें तो रिले लगाता है, लैचिंग रिले, ये क्या करता है अपने जब भी ऐसा कुछ लीकेज होता है उस समय क्या करता है अपने कॉन्टैक्ट्स, ये सर्किट ब्रेकर को बोलता है चलो आप कॉन्टैक्ट्स ओपन कर लो, यानी ये कमांड देता है, या फिर इनमें सेटिंग होती है, इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप या फिर और भी कुछ मैकेनिज्म होता है जिसके कारण क्या होता है कि कॉन्टैक्ट वो ओपन हो जाता है, जिससे क्या होता है जो हमारा पावर इनपुट हमने जो सप्लाई ले रखी है वो घर तक नहीं पहुंच पाती है,
कि अगर वो ELC भी डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कुछ लीकेज है, ठीक है। अब आते हैं MCCB पे। MCCB क्या होता है? MCB stands for Molded Case Circuit Breaker. It is another type of electric protection device which is used when load current exceeds the limit of a miniature circuit breaker. ये कब हम यूज करते हैं? जब हमारा जो लोड करंट है, यानी जो घर का करंट है या फिर कहीं और इक्विपमेंट का जो करंट है, वो उसके रेटिंग से बढ़ जाता है, ठीक है। The MCCB provides protection against overload, short circuit fault and it's also used for switching the circuits, ठीक है। तो MCCB का हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ ओवरलोड हो रखा है या फिर जहाँ शॉर्ट सर्किट हो रखा है, यानी घर का लोड ज्यादा हो गया या फिर अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वहाँ हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर हायर करंट रेटिंग एंड द फॉल्ट लेवल इवन इन डोमेस्टिक एप्लीकेशन। कभी कभी इसमें घर में यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली हम इसको ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, जनरेटर प्रोटेक्शन, इस तरीके से चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इट ऑफर्स एडुकेट प्रोटेक्शन व्हेनेवर एन एप्लीकेशन रिक्वायर्स डिस्क्रिमिनेशन, एडजस्टेबल ओवरलोड सेटिंग और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। ये एक काफी अच्छा प्रोटेक्शन देता है कि, ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है हमारे पास जो नेटवर्क में जो होते हैं काफी सारे हमारे पास सिस्टम्स लगे होते हैं, ठीक है, रिले होता है, सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। तो उस ओवरलोड को सेटिंग या फिर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए भी हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। इससे हमें मतलब ये है कि हम श्योर हैं कि अगर कुछ भी फॉल्ट होता है तो ये ट्रिप कर जाएगा। ट्रिप यानी वो पावर सप्लाई लेगा ही नहीं और इसको इनकमिंग को आइसोलेट कर देगा आउटगोइंग से, ठीक है। तो ये MCCB, ELCB और ये SFU है, ये क्या है? प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस हैं, यानी आप जो पावर सप्लाई है उससे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? ह्यूमन प्लस इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हमारे घर में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्रीफिंग हो गया इस सवाल का। And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.